हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.2। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 6 सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप का मतलब सबको ही पता होगा, एक देश की नागरिकता। तो इस चैप्टर को अब डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि आज के टाइम पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक ज़रूरी बात कि अगर आपको इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब पे मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। तो अगर किसी को भी कोई डाउट आता है वो मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आके क्लियर कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ सिटीजनशिप के टेक्निकल मतलब की, तो इसमें आता है किसी भी देश का एक बराबर सदस्य जो देश की नज़रों में बराबर है और उसकी उस देश में एक पहचान है और कुछ राइट्स हैं। राइट्स यानी हक। सिटीजनशिप की इस डेफिनेशन की वजह से लोगों में देशभक्ति वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो अपने आप को एक देश के साथ जोड़ पाते हैं। जैसे हमें अंदर से एक प्राउड फीलिंग आती है एक इंडियन होने की। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं और मेरी इस देश में एक पहचान है और मेरे कुछ राइट्स भी हैं, है ना। जैसे राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और भी बहुत से। और क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, तो देश का ये फर्ज बनता है कि अपने सिटीजन्स की वो रक्षा भी करे। तो ये सारे फ़ायदे मुझे सिटीज़न होने के मिलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देश की नज़रों में सारे सिटीज़न्स इक्वल हैं और सबके पास बराबर अधिकार हैं। और ये सारे अधिकार हमें हमारी कई सालों की आज़ादी की लड़ाई के बाद मिले हैं। और ये कहानी सिर्फ इंडिया की ही नहीं, बल्कि कई देशों की है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तब लोगों को ये अधिकार मिले थे। और जब अंग्रेज़ों ने एशियन और अफ्रीकन देशों को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, तभी इन देशों ने इक्वल राइट्स की डिमांड की थी और सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है साउथ अफ्रीका, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन ब्लैक है, बट स्टिल वहाँ गोरों का राज था। और अपनी इस आज़ादी के लिए वहाँ 1990 तक भी आंदोलन चलते रहे। तो इस सिटीजनशिप चैप्टर में हमने अभी तक ये देखा कि एक देश और उसके नागरिक के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। इसके अलावा सिटीजनशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि एक सिटीजन का दूसरे सिटीजन के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि एक देश का नागरिक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दूसरे नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना। ये पार्ट बहुत इजी और लॉजिकल है समझने के लिए। यहाँ हम देखेंगे कि जब हम फुल मेंबरशिप की बात करते हैं तो किस टाइप के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं सिटीजन होने के। सबसे पहले तो हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट मिलता है, जिसमें हमें आज़ादी है कि हम देश में कहीं भी जा सकते हैं। और अगर आप सोचो तो ये राइट बहुत ज़रूरी भी है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। और कई बार हम न्यूज़ में ये देखते हैं कि जो लोकल लोग होते हैं उस एरिया के, वो इसे इंट्रूशन की तरह देखते हैं कि दूसरे शहरों से लोग आके वहाँ की नौकरी छीन रहे हैं। बट उन्हें उन लोगों की मजबूरी का एहसास नहीं होता। तो यहाँ हमें एज अ सिटीज़न ये ध्यान रखना है कि किसी को भी अपना घर छोड़ के जाना पसंद नहीं होता। बट अगर उन्हें काम की तलाश में जाना पड़ रहा है तो उनका पूरा हक है पूरे देश में कहीं भी जाके काम करने का, और उन्हें हम इस अधिकार से रोक नहीं सकते। और हो सकता है कि कई बार इस टॉपिक पे देश में विरोध हो, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन लोगों के पास विरोध करने का भी हक है, जिसे हम राइट टू प्रोटेस्ट बोलते हैं। लेकिन इस राइट टू प्रोटेस्ट में लोग देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और वायलेंस नहीं कर सकते। और हमें ध्यान रखना है कि हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं। हर सिटीजन के पास कुछ राइट्स भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी। एंड जो बेस्ट तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, वो है दूसरे के राइट्स को समझने का और एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन पे आने का। और इसीलिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें बात करके प्यार से सुलझाया जाए, ना कि फोर्स का इस्तेमाल करके। अभी तक हमने देखा कि हर सिटीजन को बराबर मेंबरशिप मिलती है। तो अब देखते हैं क्या इसका मतलब ये भी है कि सबको बराबर अधिकार मिलेंगे। तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल। सब बराबर सिटीजन हैं और सबके पास बराबर अधिकार भी होंगे। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का हमें खास ध्यान रखना है, और वो शहरों में रहने वाले अमीर नहीं, बल्कि वहाँ के स्लम्स में रहने वाले गरीब हैं। क्योंकि इन लोगों को अक्सर बाहर वालों की तरह देखा जाता है, बट लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से उनकी लाइफ स्मूथली चलती है। ये स्लम ड्वेलर्स कितने तरह के काम करते हैं और अक्सर काफ़ी कम सैलरी पे। इन स्लम ड्वेलर्स की खुद की आमदनी कितनी कम होती है,
बट जब हम सबको मिलाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं अपनी मेहनत के थ्रू। और आज के टाइम जहाँ टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों के बीच, इन स्लम ड्वेलर्स की कंडीशन भी बेहतर हो रही है। सरकार और एनजीओज काफ़ी काम कर रही हैं ताकि इनकी लाइफ बेटर हो सके। अगले लोग जिनका हमें ध्यान रखना है वो हैं ट्राइबल लोग, यानी आदिवासी। ये लोग भी हमारी सोसाइटी में कहीं दबे हुए हैं। ये लोग अपने गुजारे के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और अमीर लोग अपने फ़ायदे के लिए कई बार इनसे ये रिसोर्सेज छीन लेते हैं और इन्हें अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। अब ऐसे में गवर्नमेंट के सामने चैलेंज आता है कि इन लोगों का हैबिटेट बचाएं या देश की तरक्की का सोचें। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। और वो कैसे? पहले तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि इन लोगों के रिसोर्सेज इनसे ना छीने जाएं। बट अगर एज अ लास्ट रिसॉर्ट हमें वो करना पड़ रहा है, तो वो करने से पहले हमें इनके लिए दूसरी जगह और इन्हें पूरी हेल्प करनी चाहिए मूव करने में। प्लस इनके गुजारे के लिए ये मेक श्योर करना चाहिए ताकि इनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। और फाइनली लोगों में जागरूकता लानी होगी ट्राइबल लोगों को अपनाने के बारे में, क्योंकि आखिर ये लोग भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और देश के नागरिक हैं और हमारे बराबर हैं। अब इस डिस्कशन के बाद हमें ये पता चलता है कि सिटीजन होने का क्या मतलब है और हमारे समाज में कितने तरह के लोग हैं, और इसीलिए ये कितना मुश्किल काम है गवर्नमेंट के लिए कि सबके लिए पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें सभी खुश रहें। क्योंकि हर ग्रुप की अपनी डिमांड्स होती हैं और हर किसी का अपना तरीका होता है राइट्स को समझने का। इसीलिए सरकार ने ये राइट्स एज अ स्टार्टर बना दिए और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं ताकि बदलते वक्त के साथ हम चीज़ों को अडाप्ट कर सकें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइट टू प्राइवेसी। पहले ये एक फंडामेंटल राइट नहीं था, बट आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ बहुत आसानी से लोगों की पर्सनल लाइफ की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, इस राइट की कमी महसूस हुई और सरकार ने इसे एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया। तो इन इक्वल राइट्स के बारे में हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ये फिक्स नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। और हाँ, इनका मेन काम यही है कि लोगों को बराबर अधिकार और एक जैसा ट्रीटमेंट मिले। अब समझते हैं देश और उसके नागरिकों का रिलेशन। तो आज के टाइम पे एक देश को हम सिर्फ उसकी ज़मीन के थ्रू ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बल्कि एक देश की पहचान कई तरीकों से होती है। जैसे उसका फ्लैग, नेशनल एंथम, वहाँ के लोग, उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका धर्म, और भी बहुत सारे फैक्टर्स। और आजकल ज़्यादातर देशों में अलग अलग धर्मों के लोग मिलेंगे, अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, बट एक देश उन्हें एक कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, और वो है उस देश का नागरिक होने की पहचान जो सबको साथ में जोड़ती है। नॉर्मली ज़्यादातर डेमोक्रेटिक देश कोशिश करते हैं ये ओपन पॉलिसी अपनाने की, और ऑन पेपर वो ऐसा करते भी हैं, बट रियलिटी में सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फ्रांस एक ऐसा देश है जो बोलता है कि हम एक सेक्युलर, यानी सभी धर्मों को मानने वाला, और इंक्लूसिव, यानी सभी लोगों को अपनाने वाला देश है। जैसे वहाँ हमें यूरोप के अलग अलग हिस्सों के लोग मिलेंगे, इवन अफ्रीका के लोग भी मिलेंगे, बट इन सभी लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि पब्लिकली ये सिर्फ फ्रेंच भाषा बोले और वहीं के कल्चर को प्रमोट करें। और लोगों से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने धर्म को प्राइवेटली ही रखें और रेयर केस में पब्लिकली लेके आएँ। तो यहाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है। और यही रीज़न है कि जब लोग बाहर के देशों में अप्लाई करते हैं, खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ कुछ धर्म और कल्चर के लोगों को प्रेफरेंस मिलती है, स्पेशली इसराइल और जर्मनी में। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया भी हमें पता है एक सेक्युलर देश है और यहाँ कई धर्मों के और कल्चर के लोग हैं। इन सभी लोगों को आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे साथ लाया गया था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी संविधान में, ऐसे प्रोविजंस बनाए गए थे ताकि सभी लोग मिलजुल के रह सकें। और ये हमें 26 जनवरी की परेड में देखने को मिलता है, जहाँ हर स्टेट अपनी एक झांकी निकालता है और हमें इंडिया की एक वास्ट कल्चर की झलक मिलती है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि इंडिया में सिटीजनशिप के बारे में कहाँ इन्फॉर्मेशन होती है और यहाँ सिटीजनशिप मिलती कैसे है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में देखने को मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये राइट्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते हैं, तो जो रूल्स और लॉज पार्लियामेंट बनाता है, वहाँ से भी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इंडिया के अंदर एक इंसान को सिटीजनशिप 5 तरीकों से मिल सकती है। पहला तो बाय बर्थ, यानी अगर कोई इंसान इंडिया में पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल है यहाँ के सिटीजनशिप के लिए। दूसरा है बाय डिसेंट, यानी अगर किसी इंसान की दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भी इंडियन है
तो वो इंसान भी एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए। तीसरा, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी अगर कोई इंसान इंडिया की सिटीजनशिप चाहता है तो वो खुद को रजिस्टर कर सकता है। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी अगर कोई फॉरेनर 12 सालों से इंडिया में है तो वो नेचुरली इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। और फाइनली पांचवा, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर फ्यूचर में इंडिया किसी एरिया पे कंट्रोल करता है तो वहाँ के लोगों को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। और गवर्नमेंट किसी भी नागरिक में भेदभाव नहीं कर सकती किसी भी बेसिस पे, चाहे रिलीजन को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके या किसी और तरीके से। और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइनॉरिटी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखने की। अब आपको लगेगा कि इंडिया में हमने हर चीज़ के बारे में पहले ही सोच रखा है, बट जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं और इतनी डाइवर्सिटी होती है, उनके बीच कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ ही जाते हैं। जैसे इंडिया में वुमेन मूवमेंट शुरू हुआ था या दलित मूवमेंट शुरू हुआ था। अब यूनिवर्सल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ बात होती है रिफ्यूजीज़ की, यानी ऐसे लोग जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में बसते हैं किसी ना किसी मजबूरी के कारण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है म्यांमार का रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस, जहाँ लाखों रोहिंग्या लोगों को अपने ही देश से निकाला गया और वो जगह जगह भटकते रहे। और ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने खास तौर से एक हाई कमीशन अपॉइंट की जो इन रिफ्यूजीज़ की हेल्प कर सके। कई देश इन रिफ्यूजीज़ की हेल्प भी करते हैं इन्हें एक्सेप्ट करके, बट वो भी एक हद तक ही लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं और उन्हें अपनी देश की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए आजकल हम यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात करते हैं ऐसे रिफ्यूजीज़ के लिए। अब फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है ग्लोबल सिटीजनशिप। तो हमें पता है कि आज के टाइम हम इतने इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हैं। इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि अब लोग ऑलरेडी काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। और यहाँ से आता है ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। और जो लोग इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि अगर ऐसा वाकई में हो जाता है तो जो देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं ज़मीन और रिसोर्सेज को लेके वो शायद ख़त्म हो जाए। बट स्टिल ये अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है और इसे पूरा होने में बहुत टाइम है। तो ये था हमारा 6th चैप्टर सिटीजनशिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें और अपने सभी दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोस बनाने की और हम साथ में ह्यूमैनिटीज़ का सारा सिलेबस कवर कर पाएँ। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।